हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल के माध्यम से क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं एंड ऑल। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल, यहाँ पर मैंने जो टी एफ लिखा हुआ है, टी एफ टी एफ इसका मतलब है टेक्सटाइल फाइबर। तो आप टी एफ से परेशान ना होइएगा कि टी एफ क्या है। तो जो टेक्सटाइल फाइबर है उसे हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। तो आइए पहले नेचुरल के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैन मेड के बारे में जानेंगे। तो नेचुरल जो फाइबर है हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेचुरल फाइबर जो हमारा है वो भी सब क्लासिफाइड है। पहला एनिमल फाइबर, दूसरा वेजिटेबल फाइबर और तीसरा मिनरल फाइबर में। अब आइए एनिमल फाइबर फाइबर में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं, वेजिटेबल में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं और मिनरल में कौन कौन से फाइबर्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले एनिमल जो फाइबर है उसमें दो प्रकार के फाइबर्स आते हैं। पहला, एक जो हमें हेयर से प्राप्त होता है और दूसरा जो हमें कीड़े से प्राप्त होता है। तो हमको पता है हेयर से जो फाइबर हमें प्राप्त होता है वो है वुल। वुल हमको हेयर से प्राप्त होता है और सिल्क हमको कीड़े से यानी सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। आई बात आप लोगों को समझ में। और हेयर से जो वुल होता है वो हमें कौन से जानवर से मिलता है। अब जैसे ऊंट हो गया, कैमल हो गया, शीप हो गया, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, पहाड़ी सांड हो गए, याक हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गए, जिन जानवरों के पास हेयर हैं, बाल हैं। बाल मैंने कल भी बताया था ना, हेयर बाल, वो वो क्या है, एक तरह का फाइबर ही तो है। तो ये भी फाइबर है, वुल हमारा एक तरह का फाइबर है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं और एनिमल के नाम मैंने आपको बता भी दिया और यहाँ पे ये मेंशन्ड भी है कि ये है कुछ एनिमल्स के नाम जिनसे हमको वुल फाइबर हमें प्राप्त होता है। और सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जिनको हम सिल्क के कीड़े कहते हैं, ये शहतूत के पेड़ में पाए जाते हैं। इनकी खेती भी होती है। सिल्क सिल्क आपने नहीं देखा होगा या फिर आपने देखा भी है तो मैं बता दूं, ये एक तरह के कीड़े होते हैं। ये सिल्क जो कीड़े होते हैं वो अपने राल से सिल्क के धागे बनाते हैं। उनका राल ही एक तरह का सिल्क होता है। राल यानी कि, हाँ वही जो आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल, उनके थूक से वो हमको सिल्क मिलता है। उसका भी एक प्रोसेस है कि उसको हमको कैसे प्रोसेस करना है, उनके सिल्क को कैसे प्रोसेस करके उसको हम लोग धागे कैसे बनाते हैं, वो एक प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है एक्चुअली वो एक प्रकार का। तो आपको पता लग गया कि एनिमल में दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक हेयर एक होता है, एक वुल होता है और एक सिल्क होता है। तो आइए अब वेजिटेबल फाइबर के बारे में हम जानते हैं। वेजिटेबल फाइबर भी चार चार तरीकों से हमको मिलता है। पहला जो है वो है सीड। पहला जो है वो सीड है। एक मिनट गाइस। पहला जो है वो है सीड। सीड, दूसरा बास्ट फाइबर और तीसरा लीफ फाइबर और चौथा जो है वो है फ्रूट फाइबर। सीड फाइबर, सीड यानी कि जो सीड्स होते हैं, जो बीए होते हैं, जो बीज होते हैं, उससे हमको कॉटन प्राप्त होता है, रुई। और एक और सीड से हमको फाइबर जो प्राप्त हो उसे कहते हैं कैपॉक। कैपॉक
कैपॉग भी एक तरह का फाइबर है जो हमें सीड से ही मिलता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है बास्ट फाइबर, जिसके अंतर्गत जूट, हेम्प, फ्लैक्स, रेमी, लिनन, ये सब हमारे बास्ट फाइबर के अंतर्गत आते हैं। लीफ लीफ से, पत्तों से भी फाइबर्स बनते हैं। और वो पत्ता क्या है? एबाका, सीसल है, और भी तरह तरह के पत्ते हैं जिससे हमको वेजिटेबल फाइबर्स प्राप्त होते हैं। और चौथा जो है फ्रूट फ्रूट फाइबर, यानी कि जो फ्रूटों से हमको, जैसे कि क्वायर, नारियल के जो छिलके देखे होंगे आपने, वो एक तरह का फ्रूटी फाइबर है। उससे हम लोग उसको प्रोसेस करके उससे हम लोग फाइबर का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको नेचुरल फाइबर समझ में आ गया होगा। तो आइए हम मैन मेड फाइबर के बारे में जानते हैं। मैन मेड यानी कि मानव से निर्मित धागा, मानव निर्मित धागा। और नेचुरल मतलब जो हमको प्राकृतिक रूप से हमको जो प्राप्त धागे मिल रहे हैं, वो एक तरह का प्राकृतिक धागा यानी कि नेचुरल फाइबर है। और मैन मेड फाइबर यानी कि हम लोग निर्माण अपने लैब में करते हैं, केमिकल्स की मदद से करते हैं, उसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। इसको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक नेचुरल पॉलीमर है, एक सिंथेटिक है, और तीसरा जो है रिफ्रैक्टरी है। तो नेचुरल फाइबर या रीजनरेटेड फाइबर, ये भी एक मानव निर्मित ही फाइबर है। इसके अंतर्गत जो है हमारा विस्कोस रेयॉन आता है, क्यूप्रामनियम रेयॉन आता है, एसीटेट रेयॉन आता है, और भी कई सारे फाइबर्स आते हैं इसके अंतर्गत। और सिंथेटिक में हमारे पास नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, और एक्रिलिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल फाइबर में जो है हमारे पास वो क्या क्या है, ये 3 है, विस्कोस रेयॉन, क्यूप्रामनियम रेयॉन, एसीटेट रेयॉन। ये सब हमारे रीजनरेटेड फाइबर के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग रीजनरेट करते हैं, लैब्स में रीजनरेट करते हैं। इसमें आधा गुण सेलुलोज का होता है, यानी कि आधा गुण नेचुरल का होता है, और आधा हम लोग इसको केमिकल से इसको प्रोसेस करके इसको बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीजेनरेट। तो ये आशा करता हूँ आपको रीजनरेटेड फाइबर पता लग गया होगा कौन कौन से हैं। उसके बाद जो प्योरली सिंथेटिक है वो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, और भी कई सारे फाइबर्स हैं। पीवीए, पीसी, पीवीए मतलब पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएसीटेट, पॉलीयूरेथ्रिन, ये सब भी सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्टरी कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसे मेटल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, रिफ्रैक्टरी फाइबर्स हैं, जो कि टोटली मैनमेड फाइबर हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया है तो आइए चलते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ जैसे ये जो मिनरल फाइबर है, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मिनरल फाइबर कैसा फाइबर है, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं है। ये जो मिनरल फाइबर है ये किस प्रकार का फाइबर है, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा मिनरल फाइबर है, ये हीट रेजिस्टेंट फाइबर है, फायर प्रूफ फाइबर है। इसी से हमारा जो जिनको कहते हैं फायरमैन्स होते हैं, जो जो आग बुझाने वाले जो हमारे जवान होते हैं, उनको सूट सिलवाया जाता है उनके लिए। खास एक ये एस्बेस्टोसी एक ऐसा फाइबर है जिस फाइबर से उनका जो प्रोटेक्टिंग क्लॉथ है वो बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, उसे एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर क्षमता है इस फाइबर के अंतर्गत। तो ये फायर प्रूफ लोग वाले जो हमारे जवान होते हैं, हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, एस्बेस्टॉस का। तो आशा करता हूँ आपको मिनरल फाइबर का गुण पता लग गया होगा, ये एग्जाम में भी आते हैं। अब आइए, आपको आपने सुना होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो किससे बनता है। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो ना, वो एक तो पहली बात तो वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। आपने केवलार, नॉमेक्स का नाम भी सुना होगा, डुपॉन्ट का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप जान लीजिए कि केवलार और
नॉमेक्स जो है हमारा एक तरह का बुलेट प्रूफ फाइबर है। यानी कि आप समझ भी रहे हैं कि बुलेट प्रूफ से मेरा क्या तात्पर्य है, कि जो हमारे जो सैनिक होते हैं, आर्मी सोल्जर्स हो गए, पुलिस हो गए, उनको एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती है ड्यूरिंग वॉर, ताकि उनको कभी भी उनके ऊपर कोई हमला हो और फायरिंग हो तो वो उनके लिए सेफ्टी का काम करेगी, वो उनको बचाएगी। तो वो काम है बुलेट प्रूफ जैकेट केवलार। वो भी हमारा मैन मेड फाइबर ही है एक तरह का। ये जो केवलार है ये चाकू से नहीं कटता, ना उसे चाकू से नहीं काटा जाता, ना नहीं जा सकता, ना उसे छोटे मोटे जो प्रहार हो गए वो सब आराम से झेल जाएगा, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता किसी भी प्रहार का, किसी भी बंदूक की गोली का, वो आराम से झेल जाता। हाँ लेकिन अगर कुछ ज़्यादा राउंड ऑफ फायर्स हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा डैमेज होने की उसकी संभावना है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल और मैन मेड फाइबर क्या होते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कॉटन फाइबर होता क्या है, कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, फॉर्मूला क्या होता है, किस में घुलता है, किस पे डिजोल्व होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या 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 है, एंड ऑल दैट, कौन सी डाइज इस पे चढ़ती हैं। तो कॉटन जो है, कॉटन सबके घरों में होता है। कॉटन का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तरह तरह का यूज़ है इसका, एंड यूज़ भी बहुत अलग अलग है। कपड़ों में कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में खासकर हम लोग कॉटन कपड़ा ही पहनते हैं। कॉटन की बहुत बहुत सी वैरायटीज़ हैं। कॉटन का इस्तेमाल हम मेडिकल सेक्टर्स में भी करते हैं। पट्टियाँ जो हो गई, रुई हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो जो कॉटन होता है वो टेक्सटाइल फाइबर का किंग होता है। किंग ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर जो है, कोई भी अगर फाइबर है वो है कॉटन फाइबर। कोई अगर आपसे पूछे कि फाइबर्स में फाइबर का राजा किसे माना जाता है तो आप बता सकते हैं कॉटन को। अब कोई पूछता है आखिर क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है कि टेक्सटाइल जो कॉटन है हमारा वो टेक्सटाइल का राजा है, आखिर क्यों, क्या कारण है। तो इसका कारण है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी क्योंकि कॉटन जो है वो पानी बहुत अच्छे सोखता है, आपको पता भी होगा, बहुत कंफर्टेबल होता है, एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है, ठंडक भी देता है, वो महसूस कराता है, कंफर्टेबल है। तो ये कारण है इसलिए, और इजीली अवेलेबल भी है। हर व्यक्ति के घरों में ये कॉटन फाइबर पाया ही जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके नाम से ये कॉटन फाइबर हमारा किंग ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला है इसका वो है सी C6H10O5 का होल है, यानी कि रिपीटेड है। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि इसका कंपोजिशन ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा कॉटन फाइबर। तो बेसिकली जो कॉटन फाइबर है उसमें जो मुख्य स्रोत है वो है सेलुलोज का। सेल्यूलोज, इसमें कितनी प्रतिशत सेलुलोज होता है, 88 से 97%। इसमें सेलुलोज की मात्रा जो होती है वो 88 से 97% सेलुलोज हमारा पाया जाता है कॉटन फाइबर में। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 1 से 2%। ऑयल एंड वैक्स कितना पाया जाता है, 0.4 से 1.5%। पेक्टिन कितना पाया जाता है, 0.4 से 1.5%। मिनरल्स जो होते हैं कुछ वो 0.7 से 1.6%, और अदर कुछ भी इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो 0.5 से 0.8% पाया जाता है। ये कंपोजिशन है कॉटन का। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर
कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज का है। अप्रॉक्स 90% एंड अबव जो हमारा इसमें जो कंपोजिशन है वो है कॉटन का, आई मीन सेल्यूलोज का। और इसका सूत्र आपको मैंने बता दिया C6H10O5। कॉटन फाइबर किस में डिजोल्व होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, 75% सल्फ्यूरिक एसिड में कॉटन हमारा डिजोल्व हो जाता है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हमारा कॉटन फाइबर हमारा डिजोल्व हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया अभी तक। तो आइए एक मिनट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड किसका है? हाँ, तो अभी कुछ इसमें और चीज़ें रह गई थी। जो कॉटन की डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, वो 1.5 ग्राम पर सीसी यानी कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर का हमारा इसमें घनत्व पाया जाता है कॉटन फाइबर में। और कॉटन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जो जिस पे कॉटन मेल्ट हो जाता है, वो है 260 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉटन का जो मॉइस्चर रिगेन MR जो है, MR परसेंट जो है वो कितना होता है? वो होता है 8.5%। MR जो होता है कितना होता है? 8.5% का होता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि कॉटन गीला होने पर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 20% बढ़ जाती है। गीला करने पर कॉटन अगर वेट हो गया है, इन अ वेट कंडीशन कॉटन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है बाय 20%। ओके। अब कॉटन जो है हमारा, उसमें दो प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। रीजन का मतलब ये हो गया कि उसमें दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। पहला ग्रुप जो है, पहला रीजन जो है वो एमॉर्फस रीजन का है, और दूसरा जो है क्रिस्टलाइन रीजन का है। जो एमॉर्फस रीजन है वो 65% उसमें एमॉर्फस, किसी भी कॉटन फाइबर में एमॉर्फस रीजन पाया जाता है, और क्रिस्टलाइन रीजन जो है वो हमारा 35% है। इसका क्या उपयोग है वो अभी आप सब जानेंगे। मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पर कि इसका क्या है। इस देखिए, एमॉर्फस रीजन की वजह से, इसकी वजह से कॉटन में एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा होती है। और दूसरा, एब्जॉर्बेंसी क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। और क्रिस्टलाइन रीजन क्या है? क्रिस्टलाइन रीजन की वजह से हमारे कॉटन फाइबर में स्ट्रेंथ पाई जाती है। इसी के कारण हमारा स्ट्रेंथ होता है किसी भी कॉटन फाइबर में। ठीक है। और ये इसका जो अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन रीजन एमॉर्फस रीजन जो है, इसका जो अरेंजमेंट होता है कॉटन, अगर हम लोग देखिए, ये हमको आंखों से नहीं दिखता ये रीजन, ये सब चीज़ें कैलकुलेटिव हैं, ये सब माइक्रोस्कोपिक हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको हमको बारीकी से जानना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक यंत्र से हमको देखना पड़ता है कि उसमें कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर है। ये सब स्ट्रक्चर है एक तरह का कॉटन फाइबर। एमॉर्फस रीजन आखिर सोखता क्यों है, किस वजह से सोखता है? क्योंकि इनका जो रैंडम अरेंजमेंट है, कॉटन फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है। इधर उधर से ऐसे ऐसे करके पानी जैसे जाता है, रैंडम अरेंजमेंट के कारण हमारा वो पानी उन अरेंजमेंट में जाकर फंस जाता है और एब्जॉर्ब कर जाता है। और क्रिस्टलाइन रीजन का मतलब ये स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इसका अरेंजमेंट है, फाइबर्स का जो अरेंजमेंट है वो वो एकदम सीधा सीधा है। यानी कि अरेंजमेंट का मतलब, क्रिस्टलाइन का जो अरेंजमेंट है वो एकदम सीधे सीधे पे है, एकदम सीधा सीधा है, इसलिए हमारा उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसीलिए स्ट्रेंथ मिल जाती है। और एमॉर्फस रीजन में क्या होता है कि जो फाइबर का अरेंजमेंट है वो एमॉर्फस रीजन में ऐसे 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 फाइबर्स हमारे पड़े रहते हैं धागे में, इसीलिए। और जब भी कोई वाटर का ड्रॉपलेट इसके अंदर आता है, वाटर का ड्रॉपलेट, तो इनके बीच में ये जो गैप्स हैं इसमें जाकर फंस के ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण हमारा वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है कॉटन रीजन्स में, एमॉर्फस रीजन में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। जो है वुल। अब वुल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वुल क्या होता है। आपके घरों में सबके यहाँ ऊन होगा, वुल होगा। वुल एक तरह का एक प्रोटीन फाइबर है। वुल में
प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब वो कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। जितने भी हेयर्स होते हैं, जितने भी हेयर हैं, उसमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, जितने भी हेयर्स हैं उसमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि वुल हैव हाई सल्फर प्रोटीन विच मेक्स वुल एब्जॉर्बेंट बिकॉज सल्फर एटम अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें दूसरा पॉइंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वुल कैन एब्जॉर्ब अप टू 30% ऑफ वाटर बाय इट्स वेट। यानी कि जो वुल होता है, जो वुल फाइबर है, वुल फैब्रिक है, वो अपने वजन का 30% पानी सोख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और एब्जॉर्ब करने का कारण क्या है, वो पहले पॉइंट में लिखा है। पहला पॉइंट क्या बोला? क्योंकि इसमें सल्फर एटम्स पाए जाते हैं, हाई सल्फर एटम पाए जाते हैं। इनके जो वुल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा हाई सल्फर एटम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वुल पानी एब्जॉर्ब करता है। और क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि ये जो सल्फर एटम्स है ना, ये पानी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। आप लोग को बात समझ में आई? आप बस इतना ही जान लीजिए कि पानी वुल क्यों सोखता है। कारण क्या है? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में सल्फर एटम पाया जाता है और वो सल्फर एटम पानी को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, जिसके कारण से वुल हमारा हाईली हाईली एब्जॉर्बेंट फाइबर है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ इट्स वेट वो अपने वजन उठा सकता है। ओके, तो अब इसके कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो कैरेटिन लिखा हुआ मैंने अभी बताया कि कैरेटिन क्या है। ये एक तरह का हमारा क्या है, हमारा प्रोटीन है। कैरेटिन जो है हमारा प्रोटीन है। ओके, उसके बाद वुल। अब देखें ये वुल हमको वुल प्राप्त कहाँ से हो रहा है, मैंने अभी बताया था ना, कॉटन जो है हमारे सीड से, बीए से कॉटन का पेड़ होता है ना भाई, पेड़ और पौधे होते हैं, कॉटन उसमें से निकलते हैं, इसको बोया जाता है, इसकी कल्टीवेशन होता है, क्रॉपिंग, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना भाई। जैसे सभी अनाज बोए जाते हैं वैसे कॉटन बोया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही वुल है। वुल हमको कहाँ से मिलता है? भेड़ बकरियों से मिलता है। और भेड़ बकरी कहाँ रहती हैं? चरने के लिए ग्राउंड में जाती हैं भाई, खेतों में जाती हैं, चरती हैं, वहाँ पर घास खाती हैं, पत्ते खाती हैं, वहीं पे बैठती हैं, है ना, वहीं पर ज़मीन पे लेट जाती हैं, बहुत सी चीज़ें करती हैं। तो उसमें प्रोटीन की तो मात्रा पता हो गई। अब देखिए ग्रीस जो है, ग्रीस कहाँ से आ जाता है? आप कहेंगे अरे ये इनके बाल में ग्रीस कहाँ से आ जाता है? ग्रीस ऐसे आ जाता है भाई। अब भेड़ बकरियां हैं, इनको कहाँ लेटना है, कहाँ बैठना है, कहाँ पर ग्रीस पड़ी हुई है, कहाँ नहीं पड़ी हुई है। ग्रीस हमारी कहीं पे भी पड़ी रहती है भाई। अगर मान लीजिए इधर उधर भाई किसी साइकिल शॉप में अगर साइकिल वाले ने बकरी पालन की है या फिर भेड़ पालन किया हो, तो वहाँ पे ग्रीस हमेशा मौजूद रहेगा। तो वहाँ पे वो बैठ गए तो उनके बालों में ग्रीस लग गया। या फिर ऐसे नहीं लगा तो फिर ड्यूरिंग जो हमारा, जब इनके बालों को उतारा जाता है ट्रिमर से, भाई इनके बालों को काटा जाता है ना, तभी तो हम इसको इनके रेशों से, हेयर से हम उसको धागे में तब्दील करेंगे ना। तो इनको जब काटा जाता है, तो जब काटते हैं, काटने के दौरान बहुत से ग्रीस लग जाती हैं। ठीक है, तो मशीनों से काटा जाता है ना, तो उससे हमारी ग्रीस लग जाती हैं। तो वहाँ से भी हमारा ग्रीस इनके बालों में मिलता है। कंपोजिशंस में एक कंपोजिशन ग्रीस का भी है, जो कि है 5 से 15% हमको ग्रीस मिल जाता है। मॉइस्चर है, कुछ थोड़ी नमी भी मिलती है इनके बालों में। भाई नमी अब बोलोगे कैसे मिल जाए? भाई मैंने अभी बताया भाई कि नमी ये सोखता है, 30% सोख लेता है भाई। भाई हमेशा खुले आसमान में रहते हैं, कभी पानी ये हो भाई, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलता ही मिलता है। उसको अगर आप बारीकी से देखेंगे ना, तो 10 से 12% आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्वेंट कुछ पसीना होती है, भेड़ के पसीने होते हैं, वो स्वेंट कहलाता है। 2 से 12% ये होता है। सैंड डस्ट मैंने बताया, अभी चरने उरने जाते हैं तो और भी गंदगी जो होती है, वो सब वेजिटेबल मटेरियल, फूल पत्ती, ये सब फंसे रहते हैं सब उनके बालों में। तो ये सब कुछ कंपोजिशन है जो हमको ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन हमको कंपोजिशन के दौरान मिलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
आइए आगे की ओर चलते हैं। तो डेंसिटी मतलब घनत्व, उनके जो बालों का घनत्व होता है, जो हेयर का घनत्व, वूल की डेंसिटी कितनी होती है? 1.31 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1/31 ग्राम पर सीसी। ठीक। और इसका मॉइस्चर रिगेन कितना होता है? 13 से 16%। मॉइस्चर रिगेन का मतलब है, मॉइस्चर रिगेन का मतलब ये होता है कि मॉइस्चर वो कितना वापस से एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, रिगेन करते हैं। ठीक है, तो वही मॉइस्चर रिगेन होता है। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि डिक्रीज स्ट्रेंथ व्हेन वेट, यानी कि जो जैसे कॉटन था, कॉटन को अगर गीला कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ अप टू 20% तक बढ़ जाती थी। ठीक है, लेकिन वुल में जो है वो, अगर वुल हमारा गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, इन अ वेट कंडीशन अगर वुल की स्ट्रेंथ नापी जाए तो वो घट जाती है। यानी कि अगर वुल को तोड़ना हो तो उसको आराम से भिगो और तब तोड़ो। सूखे स्टेट पर अगर उसको तोड़ोगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन उसको गीला करके अगर तोड़ा जाए तो आसानी से टूट जाता है। ड्राई देखिए इसमें लिखा हुआ मैंने, ड्राई जो स्ट्रेंथ होती है वुल की वो 1.35 ग्राम पर डीनियर पे होती है। और वहीं अगर उसी ड्राई वुल को अगर वेट कर दिया जाए तो उसका ये देखिए 0.7 से 0.8% वो ग्राम पर डीनियर हो जाता है। कहाँ 1 पॉइंट था और कहाँ पॉइंट में आ गया। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर पानी पे, जैसे ही वुल को हम पानी में डालते हैं तो उसमें जो पल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से हमारे जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो आगे है इसके बारे में कि जो एल्कली होती है हमारी, जो बेसिक बेस होते हैं हमारा, वो वुल को डिसॉल्व करते हैं। अल्कली जो है वो हमारे वुल को डिसॉल्व कर देती है। अल्कली कैन डिसॉल्व वुल फाइबर। और कौन सा अल्कली होता है वो यहाँ पर दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अल्कली है वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे में अगर हमने वुल को डाल दिया, 5% कास्टिक सोडा लिया और उसमें अगर हमने वुल फाइबर को डाल दिया तो हमारा जो वुल है वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हमको थोड़ा 5% जो हमारा कास्टिक सोडा है उसको हमको बॉईल करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें वुल डालेंगे, तब जो जाकर वो डिसॉल्व होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ऊनी कपड़ों को कपड़े धुलने वाले साबुन से या डिटर्जेंट पाउडर से नहीं धुलना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि डिटर्जेंट में या सोप में केमिकल पाया जाता है। वो केमिकल कौन सा होता है? वो होता है कास्टिक। ठीक है, जिसको कहते हैं धोने का साबुन। इसीलिए क्योंकि साबुन जो होता है हमारा कास्टिक से ही बनता है। कास्टिक का काम होता है मैल को काटना। ठीक है, अब ये मैल के साथ साथ पूरे कपड़े को भी काट दे रही है, फाइबर के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दे रही है, डिसॉल्व कर दे रही है। तो क्या ही फाइबर है। इसीलिए हम घर पे मम्मी लोग कहती हैं कि कभी भी ऊनी कपड़ों को हमको सर्फ में, साबुन से नहीं धुलना चाहिए। इसके लिए हमारे पास और अदर ऑप्शंस हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि क्लोरीन जो होता है, भाई कपड़ों में ब्लीचिंग की जाती है, आपको पता होगा, ताकि हमारे कपड़ों में सफ़ेदी आ जाए। तो ब्लीच क्लोरीन ब्लीच से हमारा जो वूल है उस पे बहुत नुकसान होता है। क्लोरीन ब्लीच कैन हार्म वुल। ठीक है, इसलिए हम लोग क्लोरीन ब्लीच ना करके ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन से किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। ये देखिए इसमें O4 लिखा हुआ है, O4, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, ठीक है, कि एमनो4 की पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, और ये Na2O3। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्लोरीन एजेंट है जिससे हम वूल की ब्लीचिंग करते हैं। क्लोरीन ब्लीच नहीं करते हैं भाई,
जिसमें क्लोरीन की मात्रा होगी वो हमारा वूल फाइबर को नुकसान पहुंचा देगा। ओके, आप लोग को आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो है सिल्क। सिल्क भी एक प्रकार का हमारा प्रोटीन फाइबर है। और इसमें कौन से नाम का प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा नामक प्रोटीन पाया जाता है, वो है सेरिसिन। जैसे अभी मैंने आपको वूल में बताया था, वूल में कैरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और सिल्क में हमारा सेरिसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क को हम लोग क्वीन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे, और ये सब प्रश्न बनते भी हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर, टीजीए खासकर टीजीटी पीजीटी होम साइंस वालों के लिए ये प्रश्न बनते ही बनते हैं कि, या नेट जीआरएफ जो फॉर्म आवेदन करते हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत बहुमूल्य है कि विच फाइबर इज नोन एज क्वीन ऑफ द फाइबर। तो इसका जवाब है सिल्क। सिल्क को हम लोग रेशों का राजा कहते हैं, और सॉरी रानी कहते हैं। और जो रेशों का राजा है वो है कॉटन, कपास, रुई। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। तो इसका कंपोजिशन है वो फिब्रोइन, सेरिसिन एंड अदर में। तो फिब्रोइन जो है और सेरिसिन है, ये जो सेरिसिन यहाँ पर प्रोटीन है, एक तरह का वेस्ट है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको हम लोग निकाल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ वेस्ट है, इसको निकाल दिया जाता है। तो 30% निकालेंगे तो 70% हमारा धागा बचता है। उस धागे का नाम है फिब्रोइन। तो यानी कि हमारा जो सिल्क है वो असली में फिब्रोइन है। फिलामेंट का जो काम करता है, वो जो हमारा धागा बनता है वो फिब्रोइन से ही बनता है, ना कि सेरिसिन। सेरिसिन तो एक प्रोटीन है हमारा, लेकिन फिब्रोइन जो है हमारा, वही हमारा जो है फाइबर। और एक इसकी अच्छी बात, ये खास बात ये बताता हूँ, आश्चर्यजनक वाली बात है, इतना छोटा सा जो कोकून होता है हमारा, जो सिल्क का जो कीड़ा होता है, वो इतना छोटा सा अपने ऊपर एक लेयर बनाता है ये सिल्क का, इतना छोटा सा रहेगा। इस पे सिल्क हमारे ऐसे ऐसे गोल 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 करके ऐसे 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 लपेट जाता है, लपेटा हुआ रहता है। और अगर हम इसको इस सिल्क के धागे को ऐसे करके इसको निकालेंगे, तो आश्चर्य की बात ये है, वो उस धागे की लंबाई जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर तक का उसमें लंबाई मिलता है ना चंबे वाली बात। कि फिब्रोइन का जो हमने फिब्रोइन की जो मात्रा होती है सिल्क में, वो जो मात्रा है वो 1000 मीटर की लेंथ का होता है। यानी कि हमको जो फिलामेंट मिलता है, जो धागा मिलता है, उसकी जो लंबाई होती है वो कितने मीटर की होती है, 1000 मीटर की। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। सेरिसिन मैंने बताया ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक तरह का वेस्ट होता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि फिब्रोइन के ऊपर लिपटा हुआ होता है। तो फिब्रोइन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन को निकालेंगे, यानी कि सेरिसिन को निकालते हैं। और सेरिसिन निकल जाएगा तो आराम से हमारा फिलामेंट भी यानी कि फिब्रोइन भी निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। और अदर भी हमारा 2 से 3% कुछ इम्प्योरिटी होती हैं, वो सब प्रोसेस के दौरान वो सब भी निकल जाती है। तो मेन हमारा हमको यही चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए हम अपने आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेट सिल्क यानी कि जो गीला सिल्क होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी होती है, 75 से 85% होती है देन ड्राई सिल्क। यानी कि जो ड्राई सिल्क होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है अपेक्षा वेट सिल्क के। यानी कि अगर सिल्क को वेट कर दिया जाए तो उसकी उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाती है, 75 से 85%। सोचिए। मॉइस्चर रिगेन 11% होता है। डेंसिटी 1.25 से 1.34% का होता है। बोलेंगे इतना मार्जिन कैसा, 10 या फिर 9% का कैसा मार्जिन हो जा रहा है साहब, 0.9% का कैसा मार्जिन हो जा रहा है।
और सॉरी 0.5 का कैसे, इसको माइनस कर लेंगे तो कुछ जो भी आ रहा है, इतना कैसे मार्जिन हो जा रहा है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो है 1.25% जो है, इसमें सेरिसिन और फिब्रोइन दोनों होते हैं। और सॉरी, उल्टा बताया गया। ये जो रॉ सिल्क है, एक मिनट, ये जो रॉ सिल्क है 1.35 रॉ सिल्क है, यानी कि इसी में रॉ सिल्क में फिब्रोइन और सेरिसिन दोनों मिले होते हैं। तब उसकी अगर डेंसिटी नापेंगे तो 1.34% की डेंसिटी निकलेगी। और ये 1.25 जो है, वो उसमें से हम लोग जब सेरिसिन निकाल देते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ है, गमी सब्सटेंस, उसको निकाल देते हैं, तब जाकर जो हमारे पास फिलामेंट बचता है, उसकी जो डेंसिटी है वो 1.25 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और जो सिल्क है उसको, वो किस में डिजोल्व होता है, वो जो सिल्क है वो डिजोल्व होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा सिल्क डिजोल्व हो जाता है। समझ में आई आप लोगों को बात। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसका देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो कोकून होता है, जो सिल्क होता है, वो ऐसे 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 बहुत लंबे 1000 मीटर, 12,000 मीटर, 12,000 कह रहा हूँ, 1200 मीटर ऐसे रहता है। उसके ऊपर एक गमी सब्सटेंस होता है, ठीक है, लेयर, ठीक है। और इसको इसको जब देखा जाता है, ये गोल गोल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून। क्या कहते हैं, कोकून। ये कोकून किससे प्राप्त होता है हमको, सिल्क सिल्क वॉर्म से। वॉर्म मतलब कीड़ा। ये कोकून किससे हमको मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से मिल रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब ये कोकून को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोकून को हम लोग सुखाते हैं, ठीक है। कोकून को हमने सुखाया, उसके बाद सुखाने के बाद उसकी सॉर्टिंग की, छटाई की, उसके बाद उसकी कुकिंग की। कुकिंग से हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग कर देंगे तो अच्छे वाले प्रोडक्ट जो हैं वो पानी के अंदर हो जाएंगे। और भाई, जैसे जैसे बॉल है, बॉल को पानी में डालो तो पानी के ऊपर बॉल तैर जाती है ना। उसी तरह कोकून की अगर हम लोग कुकिंग करेंगे, उसको पकाएंगे, तो जो जितने भी खराब कोकून होंगे, कटे फटे सड़े जितने भी होंगे, वो सब पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो हमको पता लग जाएगा कि ये खराब है, तो उसको हम निकाल के फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छे वाले जो होंगे वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, ठीक है। तो उनको इसी तरह हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी रीलिंग करते हैं। रीलिंग मतलब, रील मतलब समझ रहे, रीलिंग। उस धागे को, उस धागे को हम लोग कोकून से निकालने और किसी भी आ, चीज में लपेटने को ही हम लोग जैसे वो रील का धागा आता है ना, कपड़े सिलने वाला, उसको लपेट देते हैं। रीलिंग कहलाती है एक तरह का ना वो। उसके बाद हम लोग डिगमिंग करते हैं। डिगमिंग क्या होता है, डिगमिंग का मतलब होता है कि वो जो सैरिसिन होता है ना, याद है आपको, मैंने अभी बताया था, जो सैरिसिन होता है वो गमी सब्सटेंस होता है। उस गमी सब्सटेंस को निकालने की प्रक्रिया ही डिगमिंग कहलाती है। डीगमिंग, ये देखो, डीगम से, यानी कि गम, चिपचिपा पदार्थ गम है। और डी का मतलब हो गया उस गम को निकालना ही डिगमिंग कहलाता है, ठीक है। तो डिगमिंग करते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग धागे रेल बनाया, रेलिंग के बाद हमने डिगमिंग किया, जिसमें कि 25% वेट लॉस्ट हो जाता है उस धागे का, ठीक है। और इसके डिगेमिंग करने की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला जो है वो अल्कली से ट्रीटमेंट करके, दूसरा एंजाइम से, और तीसरा एसिड से। अल्कली डालकर हम लोग उसकी डिगेमिंग कर सकते हैं। अल्कली में NaOH हो गया, कास्टिक हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब कुछ अल्कली हैं जिससे हम लोग डिगेमिंग कर सकते हैं। एंजाइम हो गया हमारे पास, माल्टोस हो गया, हाँ, बैक्टीरियल हो गया, बहुत से एंजाइम्स हैं जिससे हम लोग डिगमिंग कर सकते हैं। और एसिड को डाल के हम लोग डिगमिंग कर सकते हैं।
इस डीगमिंग प्रोसेस में 25% वेट हमारा लॉस हो जाता है फाइबर का, ठीक है। उसके बाद हमारा असली सिल्क मिलता है, उसके बाद हम लोग उसकी वेटिंग कर लेते हैं, वजन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइबर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी कि फाइबर की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फाइबर की पहचान करने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला बर्निंग टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, तीसरा है केमिकल टेस्ट और चौथा है स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। बर्निंग बर्निंग टेस्ट क्या होता है कि कपड़े को, फाइबर को, यान को, फैब्रिक को जलाकर पता करना कि ये फाइबर कौन सा है, ये कपड़ा किस फाइबर से मिलकर बना है। अब जैसे मैंने आपके पास 2-3 कपड़े रख दिए, आपको नहीं पता है कि इसमें ये कॉटन का बना हुआ है, ये पॉलिएस्टर है कि नायलॉन है कि हाँ कि कौन सा, कि विस्कोस है कि जूट है कि हेम्प है कि फ्लेक्स है, कौन सा फाइबर आपको नहीं पता है। तो उसको उसकी पहचान करने के लिए ये 4 तरीके हैं। पहला जलाकर बर्निंग टेस्ट, दूसरा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो लेंस से हमको पता लगता है, तीसरा केमिकल टेस्ट है, केमिकल डाल के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन से फाइबर किस केमिकल में डिजोल्व हो जाता है, जो डिजोल्व हो जाएगा हमको पता लग जाएगा कि ये कॉटन इस केमिकल में डिजोल्व होता है तो ये फाइबर है। और तीसरा स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करते, जैसे मैं अभी आपको डेंसिटी बता रहा था, जैसे कॉटन का 1.5 ग्राम पर सीसी डेंसिटी होती है, तो हमको पता है कि 1.5 ग्राम कॉटन की भी होती है और हमारी रेमी की भी होती है, ठीक है। FTIR एक होता है, एक्सरे से DSC, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से TGA, MA डेंसिटी, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आइए बर्निंग टेस्ट के बारे में हम लोग पहले जो देखते हैं। तो बर्निंग टेस्ट अगर हम लोग कॉटन के करेंगे, कॉटन को अगर हम लोग बर्न करेंगे, ठीक है, अगर जलाएंगे, अगर हम लोग कॉटन को जलाते हैं तो उसका जो स्मेल आता है वो कैसा स्मेल आएगा, जैसे कोई कागज को जलाया जाता है वैसे ही कॉटन की स्मेल आती है जलाने पर, ठीक है। आपने कभी कागज कागज को जलाया है और उसकी जो स्मेल आती है आपने कभी उसे सूंघा है? तो बर्निंग पेपर जैसा वो स्मेल करता है, उसका ऑर्डर जो है वो बर्निंग पेपर लाइक स्मेल करता है, ठीक है। तो हमको पता लग जाएगा कि ये कॉटन है। और अगर वो जलने के बाद उसकी जो राख होती है, जिसे ऐश कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो ग्रे ग्रे उसकी राख मिलेगी और वो ग्रे होगी और वो बहुत सॉफ्ट होगी, उसे टच करेंगे ना आप तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो, ग्रे और सॉफ्ट कलर का होगा, ठीक है। ग्रे कलर में और सॉफ्ट सॉफ्ट फील करेगा वो, उसे आप थोड़ा सा अगर हाथों में फिंगर्स में रब करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये हमारा कॉटन फाइबर है। अब सिल्क की पहचान कैसे करेंगे हम लोग, जो सिल्क है वो जलने के बाद, सिल्क जो है वो जलने के बाद हेयर लाइक स्मेल देता है। हेयर लाइक, जैसे कभी आपने बाल अगर गलती से जलाया होगा तो वो ऐसा लगता है कि वो सिल्क जल रहा हो। बाल और सिल्क को अगर एक साथ जलाओगे ना तो आप पहचान नहीं पाओगे कि किस किस के मेल है, ये फाइबर है, सिल्क फाइबर है कि ये हमारा बाल है, ठीक है। तो बर्निंग हेयर लाइक स्मेल होती है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मीट को जब हम लोग जलाते हैं, मीट जब कहीं पे पकाते हैं जलाते हैं, जब वो जल जाता है तो वो ऐसा भी स्मेल करता है, यानी कि वो बर्निंग लायक, क्योंकि देखो मीट में भी प्रोटीन पाया जाता है और हेयर में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जब भी जलता है तो ऐसा लगता है कि वो हेयर जैसा जल रहा है, ठीक है। और जब ये जलेगा तो बहुत धीरे धीरे जलता है, बर्न स्लोली। और जो हमारा, जब हम उसको जलाने का प्रयास करेंगे सिल्क को, तो वो फ्लेम से यानी कि वो आग से दूर भागने की कोशिश करेगा, जैसे आपके पास लेके जाएंगे वो सिकुड़ता जाएगा हमारा फाइबर, ठीक है। जो अल्टीमेटली जब जल जाएगा तो जलने के बाद उसके जो जो लास्ट में वो एक गोला गोला सा काले रंग का गोला गोला डार्क बीड बन जाएगा, जिसको हम लोग आराम से अपने फिंगर टिप पे क्रश कर सकते हैं, उसको फोड़ सकते हैं इजीली। तो ये पहचान होती है सिल्क की, ठीक है। और उसका जो ऐश होता है, राख जो बचता है, वो काले रंग का और ब्लैक पाउडर जैसा
आप उसको जब क्रश कर देंगे तो ब्लैक पाउडर, ग्रिटी ब्लैक पाउडर जैसा हमको दिखेगा। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि ये सिल्क है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब वुल, वुल की पहचान कैसे होगी, ये वुल्क है कि नहीं है? वुल को भी अगर हम लोग जलाएंगे तो धीरे धीरे जलता है और इसकी भी स्मेल बर्निंग जैसे है, मतलब हेयर लाइक स्मेल करेगा, ठीक है। और इसका ऐश भी है ब्लैक, ब्रिटल और इजीली क्रशेबल। यानी कि वुल और सिल्क का अगर हम लोग बर्न करें, वुल और सिल्क को अगर हम लोग बर्न करें तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि ये जो फाइबर है वो वुल्क का है कि सिल्क का है। तो बर्निंग से ये फेल हो जाता है ज़्यादातर। बर्निंग टेस्ट से हमको ये पता नहीं लग पाता है कि ये फाइबर वुल का है कि सिल्क का है। तो जब ये पता नहीं लगता तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अदर और भी टेस्ट है, मैंने अभी दिखाया ना, बर्निंग टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है ना, स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है। तो अगर इससे नहीं पता लगा तो दूसरा टेस्ट करेंगे उस फाइबर पे। तो इससे नहीं पता लगा मान लीजिए कि ये वुल है कि सिल्क है, तो हम लोग अपना दूसरा टेस्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, जो है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट क्या है कि जो हमारा कॉटन है, कॉटन जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में 75% सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। तो हमको पता लग जाएगा अगर 75% हमने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें कॉटन फाइबर डाल दिया और वो डिसॉल्व हो गया, तो हम जान जाएंगे कि ये कॉटन फाइबर है, ठीक है। अब वूल की पहचान करनी हो तो क्या करना है, हमको 5% कास्टिक सोडा लेना है। 5% कास्टिक सोडा लेंगे, बॉयल करेंगे और उस बॉयल करने के दौरान उसमें वूल का फाइबर डाल देंगे। अगर वो डिसॉल्व हो गया तो हमको पता लग जाएगा कि ये वूल है, ठीक है। और सिल्क की पहचान करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सिल्क जो है वो 5% HCl में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमने जो HCl होता है 5% HCl होता है, 5% HCl को पहले हमने कंसंट्रेशन कर दिया, कंसंट्रेशन है, उसके बाद उसको गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर दिया, वो कंसंट्रेशन कोल्ड कंसंट्रेशन हो गया और उसका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो 5% है। अब उस ठंडे HCl में अगर हमने सिल्क डाल दिया तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि ये सिल्की फाइबर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, आप मुझे पुनः से समझा दीजिए। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो हमारा ये टेस्ट हमको ये बताता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल व्यू और एक है क्रॉस सेक्शनल व्यू। लॉन्गिट्यूडनल व्यू और एक है क्रॉस सेक्शनल व्यू। ये क्या है, ये कौन से व्यू होते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि नाम से पता लग रहा है, जैसे आपके पास आ, कोई रॉड है या फिर पाइप है, पाइप मान लीजिए, पाइप कैसी होती है, पाइप ऐसे ही तो होती है कि नहीं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई, लॉन्ग लॉन्ग, है कि नहीं, लंबाई है। तो अगर इसको लंबाई लंबाई से हम लोग माइक्रोस्कोप में, एक यंत्र होता है ना माइक्रोस्कोप यंत्र, उस पे अगर लंबाई से ही ऐसे उसको भाई हमने, ये हमारा लेंस है और एक फाइबर को हमने लिया और लंबा लंबा ऐसे छोड़ के रख दिया और उसके बाद हम लोग उसकी जांच करेंगे ना, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू। समझ में आया, उसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू। और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है, ये जो पाइप है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ये क्या होता है, तो हमने अब ये तो लंबाई था, अब इसका क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये सेक्शन, भाई पाइप को अगर सीधा सीधा देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर उसको मोड़ के उसके सिरे से देखोगे तो वो कुछ ऐसे ही तो दिखता है ना, सिलेंडर शेप। तो उसका ये चीज आगे हो जाता है, ये क्रॉस यहाँ पे कटिंग कर देंगे, भाई सिलेंडर है, इसको हमने यहाँ से कट किया और उसको हटा दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया, उसके बाद जो ये छोटा पोर्शन दिखेगा वो ऐसे रहेगा, है कि नहीं, एक मिनट, ऐसे तो दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा। तो ये जो पोर्शन है हमारे, ये क्रॉस करके मिला है ना, इसीलिए क्रॉस सेक्शन व्यू है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल व्यू क्या होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये किसका कैसा व्यू है। तो कॉटन को अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे, कॉटन का जो लॉन्गिट्यूड, अभी आप इसको देख लिए, मैं एग्जांपल मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल व्यू के, माइक्रोस्कोपिक व्यू के, उसको अगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कॉटन का जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू होता है वो बीम शेप होता है, बीम शेप या किडनी शेप। किडनी आप जानते हैं ना कैसे होता है, ऐसे ही होता है। बीम बीम भी आपने देखा होगा, जो सेम के बीम होते हैं ना, खाए जाते हैं, वो इसी इसी शेप में होते हैं। ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक। यही वाला रिबन जो बर्थडेज में रिबन होता है ना, बर्थडे पार्टीज में हम लोग रिबन लगाते हैं सजावट के लिए, घरों में दीवारों के लिए ऐसे ऐसे करके होता है ना, वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको। तो अगर वैसा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप से, अगर हमको मान लीजिए कॉटन का हमने बर्निंग टेस्ट किया, हमको नहीं समझ में आया कि ये पता है कॉटन है कि नहीं है, मान लीजिए विस्कॉस है, सेलुलोज और भी बहुत से फाइबर में पाए जाते हैं, तो हमको नहीं पता लग रहा है। तो हमने क्या किया, अगर हम बर्निंग टेस्ट से नहीं पता लग रहा है तो हम लोग उसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर ये शेप में आ रहा है, किडनी शेप या क्या नाम है, रिबन शेप में आ रहा है, तो हमको पता लग जाएगी वो कॉटन ही है। ठीक है। तो आइए अब कॉटन के बारे में हमने जान लिया, अब वूल के बारे में जानते हैं। वूल जो है हमारा, उसका लॉन्गिट्यूडनल जो व्यू है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर। स्केल लाइक स्ट्रक्चर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने फिश देखा होगा, फिश, आपने फिश देखा होगा। जो फिश होता है उसके शरीर पर कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत स्लिपरी होता है। फिश फिश बहुत स्लिप करता है हाथों में, स्केल्स की वजह पे। ठीक है। तो वो उसी जो स्केल्स होते हैं वो ऐसे रेशे होते हैं उनके। ठीक है, ऐसे 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 पूरे शरीर में होते हैं, उसको निकाला जाता है। ठीक है। तो वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर वूल में ऐसा दिखेगा तो तुमको पता लग जाएगा कि किसी फाइबर में अगर स्केल ऐसा दिख रहा है तो वो जान जाइए कि वो और कुछ नहीं, वो वूल है। क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर देखेंगे तो वो गोल गोल रहता है, नियरली राउंडेड ऑलमोस्ट, और मेडुला होता है, मेडुला बीच में एकदम काला 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 एकदम दिखता है। ठीक है। तो ऐसा अगर हमको कुछ दिख रहा है तो वो वूल है। ठीक है। आगे चलते हैं, सिल्क के बारे में जानते हैं कि सिल्क कैसा दिखता है भाई हमारा। सिल्क जो होता है हमारा, उसका अगर लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखा जाए तो सिल्क का लॉन्गिट्यूडनल जो व्यू है बहुत ही स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट रॉड सरफेस। आपने रॉड देखा है घरों में, रॉड एकदम स्मूथ रॉड, मतलब कि एकदम, मतलब ऐसा रॉड रहेगा जो एकदम स्मूथ होगा, एकदम लाइन से रहेगा, वो कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, एकदम सीधी लाइन पे रॉड रहेगी ऐसे, और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी रहेगा वो। ठीक है। उसका जो सरफेस होगा बहुत ही स्मूथ होगा और पारदर्शी रॉड जैसा दिखेगा, तो वो जान लीजिए आपका वो सिल्क है। ये इसका हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू। अब इसका अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा जाए, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा जाए तो इसमें लिखा हो ट्रेंगुलर शेप में होता है, विथ राउंडेड कॉर्नर। ट्रेंगल कैसा होता है हमारा, ट्रेंगल हमारा कैसा होता है, ट्रेंगल हमारा कुछ ऐसा होता है कि नहीं। तो इसमें ये ट्रेंगल शेप का होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, राउंडेड कॉर्नर होगा। ये कॉर्नर, इसका जो है ये कॉर्नर है वो एकदम पॉइंटेड है, पॉइंटेड ना होकर ये कैसा होना चाहिए, ऐसे में होना चाहिए। कैसे में, ऐसे, पॉइंटेड नहीं होगा, राउंडेड होगा। तो वो जान लीजिए आपका वो क्या होगा, कॉटन, सॉरी ये सिल्क होगा, सिल्क फाइबर कहलाएगा। ठीक है। अगर हमने इसका वो जांच किया तो हमको वो पता लगेगा कि राउंडेड शेप, ट्रेंगुलर शेप में होगा अगर उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू किसी फाइबर का, वो है सिल्क फाइबर। ठीक है। तो मैंने अभी आपसे ये बोला था, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि जो सिल्क है वो क्वीन ऑफ द फाइबर कहलाती है, रानियां है, पूरी रानी है, रानियां कह रहा हूँ, रानी है। फाइबर्स की रानी किसको कहा जाता है, सिल्क को। और फाइबर का राजा किसको कहा जाता है, कॉटन को। ठीक। कॉटन क्यों होता है वो मैंने बताया था, एब्जॉर्बेंसी के कारण, कंफर्टेबल के कारण।
ठंडा महसूस कराता है, उसके कारण गर्मियों में सब लोग यही पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि भाई हवा आर पार होती है ना, और पसीना सोख लेता है, कंफर्टेबल होता है। तो इस कारण से हम लोग कॉटन को किंग ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर कहते हैं। और सिल्क को क्वीन ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर क्यों कहते हैं? इसका कारण है, कारण ये है कि इसमें चमक ज़्यादा होती है। सिल्क देखा होगा आपने, सिल्क के कपड़े आते हैं, सिल्क की साड़ियाँ आती हैं। वो साड़ी अगर देखो बहुत चमकीले, उसमें बहुत चमक होती है, बहुत अट्रैक्टिव होता है वो, एस्थेटिक फील होता है उसमें, एस्थेटिक फिनिश होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। आप ये जान लीजिए बहुत अट्रैक्टिव होता है, चमक धमक होता है उसमें सिल्क फाइबर में। वो चमक क्यों होता है? वो चमक एक ही कारण से होता है, क्योंकि जो सिल्क का स्ट्रक्चर है और उसमें स्ट्रक्चर, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, और ट्रायंगल में भी राउंडेड कर ये होता है। तो क्या होता है कि कभी भी लाइट अगर हमारी सिल्क पर पड़ती है, ट्रायंगल पर पड़ती है, तो लाइट क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। भर से अगर किसी भी सरफेस पड़ेगी तो लाइट क्या होगी? ट्रांसफर हो गई, इधर से उधर चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ट्रायंगल है तो लाइट इधर गई, भाई आपने कभी प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म ऐसे जाती है तो इधर इधर कई लाइट्स हमारे निकाल देती है ना। वैसे ये का वैसे ये भी काम करता है। तो लाइट अगर इस ट्रायंगल पे पड़ रही है, इस शेप में पड़ रही है, तो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है इधर, कभी इधर जा रही, कभी इधर, लड़ती रहती है आपस में। तो लड़ने के कारण हमारी वो चमकती रहती है भाई, कंटिन्यूस में लाइट उसमें पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। ठीक है। तो जिसके कारण से हमारा जो सिल्क है वो चमकदार होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से। तो एक बार हम लोग एक बार सरसरी नज़र से, मैंने आज जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उसको देख लिया जाए, इसको रिवाइज कर लिया जाए। अच्छा, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाया था क्रॉस सेक्शनल व्यू के, उसको मैं दिखा दूं। ये देखिए, कॉटन का या माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये रहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, और ये रहा, ये वाला जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, और ये वाला हमारा क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? कॉटन का जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रिबन के शेप में होता है। किस शेप में होता है? रिबन के, है कि नहीं? और ये देखिए, आप घरों में जो रिबन इस्तेमाल होता है, रिबन के जैसा नहीं लग रहा है, मुड़ा घुमावदार, हल्का हल्का। ये देखिए, ये ऐसा ऐसा नहीं गया, ये ऐसा 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 करके। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिबन की तरह है, इसलिए मैंने इसको रिबन लाइक स्ट्रक्चर बोलता हूँ। और क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर इसका देखिएगा आप, तो आप देखिएगा, मैंने बोला था किडनी शेप ऐसा करके कुछ बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये सब देखे, ये किडनी शेप ही तो लग रहा है, ये सब ये किडनी शेप ही नहीं लग रहा है आपका? किडनी शेप या फिर बीम शेप, है ना? तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया। तो अगर ऐसा व्यू अगर हमको फाइबर में दिख जाए तो हमको पता लग जाना चाहिए कि वो हमारा कॉटन फाइबर है। ठीक है। कॉटन देखनी है हम लोग, अब सिल्क देखते हैं। सिल्क देखिए, देखिए मैंने क्या बोला था, सिल्क का जो लॉन्गिट्यूडनल वो है, वो क्या है? स्मूथ, है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट है, आर पार भी दिखता है, ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट टाइप का रहता है। ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ भी है, और इसका जो सरफेस है वो रॉड जैसा भी है। तो इसलिए मैंने इसको ये बोला था। और इसका देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे आप, ये आप देख रहे हैं फिब्रोइन जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा लग रहा है आपको? ट्रायंगल जैसा दिख रहा है? ये देखिए राउंडेड है, राउंडेड ट्रायंगल जो है वो एकदम कॉर्नर पॉइंटेड ना होकर वो राउंडेड में है। तो इसीलिए मैंने इसको राउंडेड शेप में बोला था, ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए सिल्क ये भी है, इसको अगर देख लिया जाए, इसका ये देखो क्रॉस सेक्शनल देखेंगे तो ये देखिए ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। और अगर यही हम इसका, ये तो क्रॉस सेक्शनल है, और यही अगर हम, हाँ, अगर यही इसको हम लोग, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो ये देखिए रॉड शेप स्ट्रक्चर, स्मूथ रॉड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये हमारा ये सिल्क का
हो जा रहा। अब वूल का देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम लोग, ये रहा। वूल में मैंने क्या बोला था, स्केली स्ट्रक्चर, मछलियों में जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ये देखिए, ये उबड़ खाबड़ टाइप का ना, स्केली स्ट्रक्चर है। ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्केली स्ट्रक्चर है। इसलिए मैंने इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू स्केली स्ट्रक्चर बताया था। और जो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, वो क्या है, ये देखिए, कुछ ऐसा दिख रहा है और बीच में काला 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 काला, है कि नहीं। ये जो काला वाला है उसको कहते हैं हम लोग मेडुला। यहाँ पर लिखा हुआ है, हल्का सा वो ब्लर है, नहीं समझ में आएगा, मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सिल्क का स्ट्रक्चर, कॉट ये वूल का स्ट्रक्चर है। और स्लाइड भी होंगी शायद। ये देखिए आप, ये स्केली स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से दिख रहा है आपको, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है वुल का, दिख रहे हैं। स्केल स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, ऐसे ऐसे स्केल स्ट्रक्चर है वुल का, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। एक और कहीं रह गया था, ये रहा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ठीक है, वुल का। और ये जो मैं भी आपको बता रहा था कि बीच में काला काला है, मेडुला है। और ये हमारा कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस। अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे ना, क्रॉस सेक्शनल, इसको काट के, अगर बीच से काट कर उसका जो कॉर्नर देखा जाएगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा उनका, वूल का। तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये और कोई फाइबर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वूल है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। आज आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को चीजें अच्छी समझ में आई है, तो आप इस चैनल को प्लीज बहुत 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 प्यार करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो भी चीज कर सकते हैं पॉसिबल है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ताकि उन उन सभी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, फ्रैंक होकर पढ़ाने का तरीका, मेरी लैंग्वेज अच्छी लग रही हो, मैं बहुत नॉर्मल पढ़ाता हूँ, जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा लोगों को पढ़ाता हूँ, वैसा समझाता हूँ, तभी मैं उन लोगों से कनेक्ट भी कर पाता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको फुल्ली इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरा उद्देश्य पर्पस पूरा ही नहीं होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे पढ़ाने का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँ भी। अब यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, पहले आपको मोटा मोटा चीज़ें समझ में आ जाए तो आप थोड़ी बारीकी टेक्निकल चीज़ें भी समझ लेंगे। आपको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कैसे समझेंगे कि एकदम बारीकी चीज़ें कैसे समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये मेडुला क्या है, मेडुला समझाने लगूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। कॉर्टेक्स बताऊंगा, कॉर्टेक्स समझ ही नहीं आएगा। एपिडर्मिस की बताऊंगा, समझ ही नहीं आएगा। अब मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है, ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल वूल है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, यानी कि वूल का जो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, सबसे अपर सरफेस जो होता है फाइबर का, वूल फाइबर का जो अपर सरफेस होता है, अपर लेयर जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। लो, खत्म बात, इतनी सी बात थी। अब मैं अब ये बताने लग जाता, उसके बाद ये समझाता, तो कोई मतलब ही नहीं रहता। आपको आपको समझ में हो गई। अपर लेयर सबसे जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, जो मिडिल लेयर होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सबसे बीच की लेयर होती है उसको मेडुला कहते हैं। बात खत्म। आसानी से समझ में आ गया। ये सब चीजें मैं आपको आगे करके एकदम, जब एकदम बारीकी से, एकदम टेक्सटाइल की एकदम बेसिक, ये तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी। जब एकदम टेक्निकल केमिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा ना, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स, कैसे कैसे चीजें बनती हैं, कैसे बेंजीन से कैसे ये कनेक्ट कर रहा है, ये वो दुनिया तरीके से कैसे डाई इस पे चल रही है, कैसे ये फंसते हैं आपस में, कैसे बॉन्ड बनता है इनके बीच में कि डाई निकल ही नहीं पाते, ये सब बहुत सी चीजें हैं अभी बताने के लिए। अभी हमारे पास बहुत समय है, तो धीरे धीरे ऐसे करके आप लोग अगर अगर मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सरप्राइज कह रहा हूँ, आई मीन सर, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा। मैं भी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा तब।
और नहीं तो फिर मेरा भी मनोबल टूट जाएगा, जब मुझे कोई व्यूज़ ही नहीं मिलेंगे, ना ऐसे मुझे कोई सब्सक्राइबर ही नहीं मिलेगा, कोई व्यूज़ बढ़ेंगे नहीं, तो मेरा भी मनोबल टूट ही जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, तब मैं आपको एक अच्छी और लगन से, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल करके आप तक अपना रिज़ल्ट मैं दे सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पर। जो भी चीज़ें संभव होंगी वो नेक्स्ट क्लास पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।